गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय कुमार सिंह रिद्धि सिद्धि कॉलेज से। आज हम लोग इतिहास के नए टॉपिक पर चलेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का साहित्यिक व पुरातात्विक अध्ययन। आज का हम लोग का टॉपिक है स्टूडेंट्स, विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का साहित्यिक व पुरातात्विक अध्ययन। आप स्रोत माध्यम भी समझ सकते हैं, मीडियम। यानी विश्व की प्रमुख जो सभ्यताएं हैं उनको जानने के लिए, उनके समझने के लिए हमारे कौन कौन से साहित्यिक या पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विश्व की प्रमुख सभ्यताओं को जानने के लिए क्यों आवश्यक है। तो अगर हम देखें तो प्रमुख सभ्यताओं को जानना इसलिए आवश्यक है जिससे हम उन अलग अलग देशों, उन अलग अलग राष्ट्रों और साथ साथ वहाँ पे क्या स्पीशीज़ थी, कैसे वहाँ जीवन का रहन सहन था, क्या उनका वेशभूषा था, कैसे कृषि थी, कैसे खाद्यान्न सामग्री हुआ करती थी, इन सभी चीज़ों का जानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो इसीलिए हम भारत की सभ्यता के साथ साथ विश्व की कुछ सभ्यताओं का भी हम बहुत गहनपूर्वक अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों मापदंडों में अध्ययन करना जरूरी है। अगर साहित्यिक रूप से अगर हम देखें, साहित्यिक रूप में अगर देखें तो हमें उस समय की कुछ ग्रंथ हैं, दार्शनिक हैं और दार्शनिक द्वारा लिखी गई पुस्तकें उस समय का उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या थी, यानी अगर हम साहित्यिक रूप में देखें तो उस समय, यानी जिस समय का हम अध्ययन कर रहे हैं, उस समय के ग्रंथ, दार्शनिक द्वारा लिखी गई पुस्तकों के सांस्कृतिक परिस्थितियाँ एवं उनके रहन सहन को अध्ययन करना हम लोग साहित्यिक मापदंड में हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद अगर पुरातात्विक रूप से देखें, तो पुरातात्विक में खुदाई से प्राप्त साक्ष्य, यानी पुरातात्विक रूप में उस समय जो भी खुदाई में प्राप्त साक्ष्य और इनके साथ साथ उस समय के कुछ मूर्तिकार या मूर्तियों का अध्ययन करना या पत्थरों द्वारा
निर्माण पत्थरों द्वारा निर्माण शिलालेख और शिलालेख के साथ साथ उस समय के आवास स्थान और सरल भाषा में जीवन का रहन सहन। यानी अगर हमें किसी सभ्यता के बारे में उसके बारे में जानकारी रखना हो तो हमें दो तर्कों में लगाना होगा, एक साहित्यिक रूप में और दूसरा पुरातात्विक रूप में। साहित्यिक रूप में उस समय प्रमुख जो विद्वान हुआ करते थे, जो दार्शनिक के नाम से जानते थे, जो उस समय के संत समागम रहा करते रहेंगे, या उस राज्य के उस समय विद्वानों के बारे में परिचय लेना, जानकारी लेना और उनके द्वारा लिखे ग्रंथों को समझकर उनके आगे की प्रक्रिया को समझना ही हमारा एक साहित्यिक रूप से हम लोग समझ सकेंगे उस समय की सभ्यता को। फिर पुरातात्विक रूप से अगर देखें तो मृदा के नीचे अर्थात खुदाई में, क्योंकि प्राचीन समय में जो चीज़ें थी वो मृदा में दफन हो गई थी, तो उस खुदाई से प्राप्त साक्ष्य, मूर्तिकार जो मूर्तियाँ रही हों, मूर्तियों का अध्ययन करना, पत्थरों या जो शिलालेख हुआ करते थे, शिला का मतलब पत्थर से होता है, यानी जो पत्थरों में जो बड़े बड़े जो उसमें जो अपने उस समय की जो भाषाएं रही होंगी, जो लिपि रही होंगी, उस पर लिखाए गए प्रमाणों का अध्ययन करना ही पुरातात्विक है। साथ साथ में आवास का अध्ययन करना जनरली है, सामान्य जानकारी होना चाहिए। ये तो हमें सामान्य रूप से जानकारी होनी चाहिए, सामान्य रूप से जानकारी होनी चाहिए, सामान्य रूप से जानकारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में आवास स्थान क्या था, ये आवास स्थान मतलब उनका रहन सहन क्या था। अब रहन सहन में आएंगे, कृषि के रूप में आएंगे, हम कृषि को जानेंगे हम। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने के लिए ये हमारे प्रमुख स्रोत हैं। आइए हम लोग आगे चलते हैं कि कौन कौन सभ्यताओं का हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। आइए, प्रमुख सभ्यता, विश्व की प्रमुख सभ्यता। विश्व की प्रमुख सभ्यता। तो विश्व की अगर प्रमुख सभ्यताओं में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और मिस्र की सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक सभ्यता और हम लोग देखेंगे चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इन चार सभ्यताओं का अध्ययन हम लोग आपके सिलेबस के जरिए हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है और चीन की सभ्यता है। इन चार सभ्यताओं को कैसे जाना गया होगा, इनका क्या पुरातात्विक अध्ययन रहा होगा, क्या इनका साहित्यिक परिचय था, उन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। फिलहाल हम लोग इनकी सामान्य जानकारियाँ जान लेते हैं कि कोई भी सभ्यता होती है तो प्रायः वह नदियों के किनारे ही विकसित होती है।
अगर आप इतिहास को खंगोलेंगे या जानेंगे तो आदिकाल में मैक्सिमम यानी अधिकतम जो हमारी सभ्यता है या कोई भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हमारे जन्म स्थान नदियों के किनारे ही पाए गए थे। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि व्यक्ति को लाइफ को सरवाइव करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो जल चाहिए, दूसरा भोजन। बिना ये दो चीज़ों के वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। और जब जल होगा तो भोजन यानी प्रकृति को, वनस्पति को मिलेगी। तो आदिकाल में पहले ना तो ये आपका मोटर वाला था सिस्टम, ना वर्तमान में तो पानी टंकियाँ आपको देखने मिल जाएंगी, बटन दबाया तुरंत आधुनिक चीज़ें संसाधन मिल जाएंगे, बिस्लेरी बोतल मिल जाएगी। लेकिन पहले ऐसे ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले सभी चीज़ें प्राकृतिक पर निर्भर थी और प्राकृतिक रूप से पहले नदियाँ थी, क्योंकि उन्हीं का जल पीने योग्य था। सागरों के जल में इतना नमक था कि वहाँ पे हम रह तो सकते हैं लेकिन लाइफ को सर्वाइव नहीं करवा पाएंगे। तो मैक्सिमम जो सभ्यता थी, अधिकतम जो सभ्यता थी, उनका जन्म कहाँ हुआ? नदियों के किनारे हुआ। और नदियों के किनारे जन्म लेने का जो कारण है वो है उनके कृषि के लिए, रहन सहन के लिए, साथ साथ में भोजन के लिए और जल मार्ग तो उस समय था नहीं, लेकिन फिर भी एक माध्यम के रूप में देखा जा सकता है या ना के बराबर था। तो यानी एक प्रकार से हम देखें तो जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नदियों के किनारे सभ्यता विकसित हुआ करती थी। कारण आपके सामने है, यानी सरल भाषा में जीवन को चलाने के लिए। ठीक, आगे चलते हम लोग। अब हम लोग देखेंगे ये चारों सभ्यता किन किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दजला फरात नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। नील नदी के किनारे ये सब नदियां हैं। तो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। वर्तमान में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। सबसे लंबी नदी वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो कौन सी नदी है? नील नदी है। यहीं से आप समझ जाइएगा ये जो प्रमुख सभ्यता है ये इनका जन्म कहाँ हुआ है? इन नदियों के किनारे हुआ। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये मिस्र नाम का देश है, वहीं पे इसके प्रवाहित होती है। विक्टोरिया झील से इसका प्रवाह होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे चीन की सभ्यता की बात करें तो एक वहाँ चीन की नदी है हांगो नदी। इस हांगो नदी को वर्तमान में पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। पीली नदी जो चीन की सबसे प्रदूषित नदियों में भी काउंट की जाती है। तो ये चार सभ्यताएं जो जिस नदी के किनारे इनका विकास हुआ है, अगर हम वहाँ से देखें तो हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये दजला फरात नदी के किनारे विकास हुआ है इसका। मिस्र की सभ्यता की बात करें तो ये नील नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। चीन की सभ्यता की बात करें तो ये हांगो नदी के किनारे विकसित हुई है। तो आप देखें अगर विश्व की जो प्रमुख जो हमारी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। उसका जो प्रमुख कारण है क्योंकि जीवन को सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए और पानी आदिकाल में एक ही माध्यम में था, वो है नदियों में। तो नदियों के किनारे ही हमारी प्रमुख रूप से सभ्यताएं विकसित हुआ करती है। उम्मीद है मुझे ये टॉपिक आपका जितना मैंने आपको अभी समझाया इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में
अगली जो हमारी क्लास होगी हम लोग मिस्र की सभ्यता से अध्ययन करेंगे। मिस्र की सभ्यता से हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी जो हमारी जो अगली जो क्लास होगी वो हमारी किससे होगी? मिस्र की सभ्यता से होगी। सभी विद्यार्थियों के अभी जो आपका ऑड एग्ज़ाम था वो सुचारू रूप से संपादित हो गया है, सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब आपका क्लासेस निरंतर चल रही है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि विद्यालय आएँ, प्रॉपरली अपनी क्लास लें। सभी कक्षाएं चाहे बीए की हो या बीएससी की हो, रेगुलर कक्षाएं सुचारू रूप से संचालित है। और जो लोग अभी तक नहीं आ रहे थे अब आएँ, कॉलेज की क्लास का लाभ लें। और जो लोग किसी कारणवश 1-2 दिन नहीं आ पा रहे हैं तो वो जो है यूट्यूब के माध्यम से आराम से पूरी क्लास लें। तो हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे तो मिस्र की सभ्यता, जो हम लोग की जो अगली क्लास होगी, हेडिंग बना लीजिएगा, मिस्र की सभ्यता, यानी जो हमारी जो अगली क्लास होगी वह होगी मिस्र की सभ्यता। ये हेडिंग डाल लीजिएगा, यहीं से हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।